प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा आपके बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हितोपदेश है। आज इस वीडियो में हितोपदेश का सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब किसी भी ग्रंथ को हम पढ़ते पढ़ाते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो उसके विषय में प्रारंभ में कुछ बातें जान लेने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे हम हितोपदेश को पढ़ रहे हैं, हितोपदेश का सामान्य था इस शब्द को देखें तो हितकारी उपदेश। उपदेश का अर्थ है कि शिक्षाप्रद वचन, शिक्षाप्रद बातें। तो ऐसी शिक्षाप्रद बातें जिनसे मानवीय जीवन का या पूरे जीवन का हित हो, तो हितकर उपदेश या हिताय उपदेश, ऐसा हितकारी उपदेश जिस ग्रंथ में है उसको हम हितोपदेश कहते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य में एक लंबी परंपरा रही है कथा साहित्य की। और कथा साहित्य में क्या है, बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल विधि से समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी बातें, उपयोगी उपदेश, और वो भी कथाओं के माध्यम से। कथाएं किसकी? विशेषकर पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से, क्योंकि पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से उपदेश में रोचकता आ जाती है। तो ऐसी एक परंपरा रही है, उसी परंपरा का ग्रंथ हितोपदेश है। हितोपदेश में हम सामान्य बात करेंगे। हितोपदेश में सामान्य चर्चा जब करते हैं तो क्या है, इसमें उपदेशात्मक कथा है जो भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय जनजीवन, भारतीय जनमानस, उनका परिवेश, उनके स्वभाव, उनकी आदतें, उनकी आस्था, उनके विश्वास से जुड़ी हुई है। तो क्या है हितोपदेश में? उपदेशात्मक कथा हैं। अच्छा, इस हितोपदेश की रचनाकार पंडित नारायण पंडित हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हितोपदेश की रचना किसने की थी, तो हम कहेंगे ये नारायण पंडित ने की थी। किसने की थी? नारायण पंडित ने। अच्छा, ये जो ग्रंथ है, नारायण पंडित ने इसकी रचना की। ये कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, बहुत कम श्लोक इसमें स्वतंत्र हैं, संकलित ग्रंथ है। संकलित ग्रंथ उसको कहते हैं जिसकी रचना अन्य ग्रंथों में से सामग्री लेकर के और उसको संपादित करके की जाती है। संकलित ग्रंथ, संकलन माने संग्रह करना, और संग्रह करके उसको इकट्ठा करना। तो ये संकलित ग्रंथ है। किसने किया है संकलन? ये अच्छा, संकलित ग्रंथों में रचनाकार वही माना जाता है जो संकलन करता होता है। तो नारायण पंडित इसके रचनाकार हैं। और ये मूल ग्रंथ कहाँ से लिया है, इसका मूल आधार क्या है? देखिए, नीचे एक श्लोक लिखा हुआ है, पंचतंत्रा तथा अन्यस्मात् ग्रंथादाकृष्य लिख्यते। ये जो लिखा हुआ है पंचतंत्रा, देखिए, पंचतंत्रा तथा अन्यस्मात् ग्रंथादाकृष्य लिख्यते। इस ग्रंथ की रचना, इस ग्रंथ को लिखा गया है पंचतंत्र नाम के एक विष्णु शर्मा नामक पंडित ने। ऐसा ही एक पंचतंत्र, तंत्र कहते हैं अध्याय को, और पाँच अध्यायों में ग्रंथ लिखा है। उसमें भी ऐसी ही कहानियाँ हैं।
तो पंचतंत्र और अन्य नीति ग्रंथ जैसे विदुर नीति, जैसे महाभारत, विष्णु पुराण, मतलब पुराण साहित्य, सिंहासन, बत्तीसी आदि आदि जो ग्रंथ रहे हैं, है ना, चाणक्य नीति, तो अन्य जहाँ जहाँ से उपदेशात्मक श्लोक, उपदेशात्मक कहानियाँ, उपदेशात्मक विचार जहाँ जहाँ से मिले वहाँ वहाँ से लेकर के इस ग्रंथ का संकलन किया है। तो कहा है ना, पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात्, पंचतंत्र से और अन्यस्मात्, अन्य ग्रंथों से भी, विदुर नीति, चाणक्य नीति, नीति शतक, जहाँ जहाँ ये मिला उपदेशात्मक, वहाँ वहाँ से लेकर के इसकी रचना की गई है। किसने की है? नारायण पंडित ने की है। मुख्य आधार क्या है? मुख्य स्रोत इसका आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र की रचना का मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या बताएंगे? पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियों से मूल विषय इसका लिया गया है और सहायता के लिए सहयोगी सामग्री और विदुर नीति आदि ग्रंथों से भी ली गई है। ये स्वयं नारायण पंडित ने कहा है, पंचतंत्र से यह इसकी पाठ्य सामग्री संग्रहित कही गई है। यह बात किसने कही है? वह स्वयं नारायण पंडित ने कही है। अब ये कथाएं बहुत ही सरल हैं, क्योंकि ये कथाएं विद्वान बनाने के लिए नहीं है। ये कथाएं सरलतम भाषा में बहुत सामान्य से व्यक्ति को, विशेषकर ऐसे व्यक्तियों को जो बहुत जटिल ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, जटिल बहुत कठिन साहित्य नहीं पढ़ सकते, बहुत कठिन दर्शन आदि को नहीं पढ़ सकते, जिनमें बुद्धि भी सामान्य सी ही है, तो ऐसी कथाओं को ऐसी शैली में, बहुत सरल शैली में, असल में पंचतंत्र की या हितोपदेश की शैली ही ऐसी है। आम भारतीय, सामान्य सा भारतीय, हमारे भारत के जनजीवन में ये कथाएं संस्कृत के रूप में तो नहीं, लेकिन हिंदी के रूप में, हिंदी माध्यम में ये चौपालों पर भी सुनाई जाने वाली कथा हैं। दादा दादी या घर के जितने भी बुजुर्ग होते हैं, वे भी किसी न किसी रूप में इन कथाओं को अपने छोटे बच्चों को सुनाया करते हैं। तो इन कथाओं का मुख्य माध्यम क्या है? इसमें माध्यम पशुपक्षी है, इसमें एक्चुअल पशुपक्षियों की कथाएं हैं। आप आगे पढ़ेंगे इस ग्रंथ को तो सारी कहानियाँ पशुओं से जुड़ी हुई है, पक्षियों से जुड़ी हुई है, और उन पशु पक्षियों की कहानी से माध्यम तो पशु पक्षी है। देखिए, कथाएं सही नहीं है। कथा साहित्य में जो कथाएं होती है ना, अब इसमें हिरण बोला, कबूतर बोला, अब ये कोई हिरण बोलने वाला है क्या, कबूतर बोलने वाला है क्या? ये संवाद होगा, चूहे ने ये किया, सांप ने ये किया, हाथी ने ये किया, ये सब उनमें इनके बीच में संवाद है। तो सचमुच क्या ये ऐसा होता नहीं है? तो ये कथाएं तो हैं काल्पनिक, पर इन कथाओं में से जो उपदेश निकलता है, जो शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा काम की है, वो शिक्षा सच है। तो शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए पशु पक्षियों की कहानियों को आधार बनाया गया है, काय में? पंचतंत्र में भी और हितोपदेश में भी। इसलिए इन कथाओं का जो शिल्प है वो बड़ा सरलता में, भाषा बड़ी सहज है, कोई भी सामान्य सी संस्कृत जानने वाला व्यक्ति भी इन कथाओं को समझ जाता है। जैसे देखिए, इधर देखेंगे, जैसे स्वर्ण कंकड़धारी एक बूढ़े बाघ की कथा है। अब बाघ की कथा है, आगे आएगी कथा बाघ से। एक कबूतर की, काक, कौआ, कछुआ, मृग, चूहे की कहानी है। एक कहानी मृग, काक और गीदड़ की कहानी है। एक जो है भैरव नामक शिकारी की कहानी है, जिसमें मृग है, सूअर है, सांप है, गीदड़ है, ये 4-5 पात्र हैं। एक धूर्त गीदड़ और हाथी, वो दोनों कैसे धूर्तता करते हैं, ये कहानी है। तो इस प्रकार इसमें सारी कहानियाँ पशु पक्षियों के माध्यम से और हैं, और जिनका उपदेश क्या है? इनका उपदेश मानवीय समाज को शिक्षित करना है। अब इस कथाओं का रचनाकार मैंने बता दिया कौन है? नारायण पंडित है। नारायण पंडित, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हितोपदेश का रचनाकार कौन है? आप क्या लिखेंगे? रचनाकार है नारायण पंडित। ये जो है ना, नारायण पंडितों ने लिखा है, सुनिए, नारायणेन प्रचरितुम रचित संग्रहोऽयं कथानाम। कथाओं का ये संग्रह
नारायण पंडित ने किया है। ये नारायण पंडित कन्नौज के राजा धवल चंद्र जी के आश्रय में रहते थे। अर्थात ये पूछा जाए कभी सामान्य प्रश्न कि नारायण पंडित के आश्रयदाता कौन थे, तो धवल चंद्र जी थे। ये धवल चंद्र जी बंगाल के राजा थे, बंगाल के। और ये जो नारायण पंडित है ना, इन्हीं धवल चंद्र के राज कवि थे। और मंगलाचरण में और समाप्ति के श्लोक में नारायण की शिव में विशेष आस्था प्रकट होती है। वो शिव भक्त थे, शैव थे, ऐसा इनके मंगलाचरण से भी और जब ग्रंथ का समापन किया है उससे भी इनका पता लगता है। अब तीसरी बात ये मन में जिज्ञासा होती है या होनी चाहिए कि इस ग्रंथ की रचना कब हुई थी। तो देखिए विभिन्न मत हैं इसमें कुछ मत जो है ना कि ये 3री शताब्दी में रचना हुई थी, कुछ मत हैं कि ये 6वीं में रचना हुई थी, कुछ का मत है कि 11वीं शताब्दी का ये की रचना है। इसका एक नेपाली हस्तलेख मिलता है जिसमें 1373 ईस्वी प्राप्त है। और एक वाचस्पति गेरोला जी बड़े अच्छे समीक्षक हैं, बहुत विशाल संस्कृत साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा है। वाचस्पति गेरोला, उन्होंने 14वीं शताब्दी के आसपास की रचना इसको माना है। हितोपदेश की कथाओं में अरवदाचल, जिसको आबू, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मालवा, हस्तिनापुर, कानकुब्ज, जिसको आज उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, ये मालवा, ये इंदौर ज़िले का और उज्जैन ज़िले का कुछ क्षेत्र है। हस्तिनापुर ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। वाराणसी ये उत्तर प्रदेश में है, इसको काशी भी कहते हैं। मगध देश ये आज के बिहार में है। कलिंग देश आज का उड़ीसा है। इनका उल्लेख है। तो माने ये कथाएं इन भूमियों से जुड़ी हुई हैं। अर्थात इनका जो रचयिता है या तो इन स्थानों से संबद्ध रहा है या इन स्थानों का उसने भ्रमण किया है, इसलिए ये स्थान प्रमुख रूप से इसमें आए। कौन कौन से? अरबुदाचल पाटलिपुत्र बिहार में, उज्जैनी मध्य प्रदेश में, मालवा एक क्षेत्र है, मालवा नाम का कोई जिला नहीं है, हस्तिनापुर अभी ये हरियाणा में आ गया है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, कानकुब्ज उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, मगध देश ये आज के बिहार में, कलिंग देश आज के उड़ीसा में। तो इसके रचनाकार का, हितोपदेश के रचनाकार का इनसे संबंध रहा है। चलिए आगे एक प्रश्न और उठता है कि हितोपदेश में है क्या। तो हितोपदेश में कुल 4 अध्याय हैं, 4 भाग हैं। पंचतंत्र में तो 5 हैं, लेकिन हितोपदेश में 4 हैं। पहला है मित्र लाभ। इस मित्र लाभ में अच्छे मित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या अच्छे मित्र से क्या लाभ हो सकते हैं, अच्छा मित्र क्यों बनाना चाहिए, ये इसमें कथाएं। इस मित्र लाभ में कौन कौन सी कथाएं? देखिए मित्र लाभ में ये कथाएं हैं। मित्र लाभ में कथाएं सुवर्ण कंकड़धारी बूढ़े बाघ की कथा है, एक यात्री की कथा है, एक दूसरी कथा कबूतर, काक, कछुआ, मृग और चूहे की कहानी से संबंध है। तीसरी कहानी है एक जिसमें मृग, काक और गीदड़ की एक कहानी है। चौथी एक कहानी है भैरव नामक शिकारी की, जिसमें मृग, सूकर, सांप और गीदड़ पात्र हैं। और एक कहानी है धूर्त, गीदड़ और हाथी की। तो ये मित्र लाभ में है। ऐसे एक अध्याय इसका पहला है। आपके कोर्स में यही मित्र लाभ है, पूरा हितोपदेश कोर्स में नहीं। अब दूसरा अध्याय सुहृद भेद। सुहृद का मतलब भी मित्र ही होता है, पक्का मित्र। सुहृद मतलब शोभनम हृदयम यस्य सह, जिसका अपने लिए हृदय साफ है, स्वच्छ है, अर्थात पक्का मित्र। सामान्य देसी भाषा में पक्के मित्र को, एकदम पक्का दोस्त, उसको हम सुहृद कहते हैं। तो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसे सुहृदों में भेद कैसे होता है, इनमें फूट कैसे पड़ती है और उस फूट का क्या दुष्परिणाम होता है, इसलिए ये फूट नहीं होनी चाहिए। ऐसे इस उपदेश की शिक्षा के लिए
कुछ कहानियाँ हैं, जैसे एक वणिक की कहानी है जिसमें एक बैल है, एक सिंह है, गीदड़ों की कहानी है। एक कहानी जिसमें एक धोबी है, एक रजक कपड़ा धोने वाला, एक उसकी पत्नी है, एक गधा है, कुत्ता है, ये कहानियाँ हैं। एक और कहानी जिसमें सिंह, चूहा और बिलाव की कहानी है। एक और कहानी है बंदर, घंट, करा नामक कुटनी की कहानी है। सिंह और बूढ़े शतक की कहानी है। कोए का जोड़ा और काले सांप की कहानी है। तो ये सुहृद भेद है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है पर ये कहानी इसमें है। अब तीसरा अध्याय है इसमें, तीसरा अध्याय है विग्रह, सुहृद विग्रह। देखिए इसमें ये जो सुहृद शब्द है ना, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्यायों के नाम में जोड़ देना है। तो सुहृद भेद, सुहृद विग्रह। जब फूट हो गई तो फिर जब फूट होगी तो फूट का परिणाम होता है अलग हो जाना। तो जब भेद हो जाता है मित्रों में, तो ऐसे भेद को प्राप्त हुए मित्रों अलग कैसे हो जाते हैं, इस शिक्षा के लिए और इस अलग होने का क्या दुष्परिणाम होता है और ये हमें क्या सावधानी करनी चाहिए कि मित्रताओं में विग्रह नहीं हो, विग्रह मतलब अलग हो जाना। तो इस शिक्षा से संबंधित कहानी पक्षी बंदरों की कहानी है, बाघर और ओढ़ा हुआ धोबी की कहानी है, और एक हाथियों के झुंड की कहानी है, बूढ़े खरगोश की कहानी है, हंस और कौआ और मुसाफिर की कहानी है, एक नील रंग से रंगे हुए एक गीदड़ की कहानी है, राजकुमार उसके पुत्र के बलिदान की कहानी है, एक क्षत्रिय नाई और भिखारी की कहानी है। और इस हितोपदेश का सबसे अंतिम अध्याय है सुहृद संधि। तो सन्यासी इस संधि में जब जो जिन मित्रों में फूट पड़ गई, फिर जो अलग हो गए, वे कैसे जुड़ते हैं, किन किन उपायों से वो फिर मिल जाते हैं, संधि हो जाती है, इस शिक्षा के लिए कुछ कहानियाँ हैं। जैसे इसमें सन्यासी और चूहे की कहानी, बूढ़े बगुले और केकड़े की कहानी, मछलियों की कहानी, सुंद उपसुंद नामक जो दैत्यों की कहानी, एक ब्राह्मण, बकरे और 3 धूर्तों की कहानी, माधव ब्राह्मण और उसके बालक, नेबला और सांप की कहानी, आदि आदि कहानियाँ हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके कोर्स में ये तो इसका पूरा कलेवर था, लेकिन आपके कोर्स में ये पूरा हितोपदेश है नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि हितोपदेश में कुल कितने अध्याय हैं, तो आपका उत्तर होगा 4 अध्याय हैं। अब उनके नाम क्या हैं? मित्रलाभ, अच्छे मित्रलाभ। और दूसरे अध्याय का नाम है सुहृद भेद। सुहृद मतलब अच्छे मित्रों में, पक्के मित्रों में भेद कैसे होता है, फूट कैसे पड़ती है, सुहृद भेद। और सुहृद विग्रह और सुहृद संधि। इस प्रकार इस वीडियो में हितोपदेश क्या है, हितोपदेश क्यों है, हितोपदेश किसके लिए है। तो हितोपदेश क्या है? एक कथा संग्रह है। हितोपदेश किसके लिए है? ऐसे वो लोगों के लिए है जो सामान्य बुद्धि हैं और जिनको नीति शास्त्र की शिक्षा देनी है। हितोपदेश की रचना किसने की है? नारायण पंडित ने की है। कब की है? तो हम वाचस्पति गैरोला को यदि आधार माने तो 14वीं शताब्दी में की है, और सामान्यतः यही हम मानते हैं। अब इस हितोपदेश में कुल कितने अध्याय हैं? तो 4 अध्याय हैं। एक मित्रलाभ है, एक सुहृद भेद है, सुहृद विग्रह है और सुहृद संधि है। हितोपदेश का स्रोत क्या है? तो पंचतंत्र, कथा सरिसागर, विदुर नीति, महाभारत और पौराणिक साहित्य आदि आदि इसके जो है इसके स्रोत हैं। इस प्रकार इस प्रारंभिक वीडियो में आज इतना ही।